हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो ये हमारा वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स कवर अप कर लिए थे, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या तीनों का वर्क है, सब कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। अब इस क्लास में हमारे पास जो दो सेल ऑर्गेनल बचे हुए हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, वैक्यूल्स और पेरोक्सिसोम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक खास बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस दोनों में, एक कॉमन चीज़ ये है कि वैक्यूल्स और पेरोक्सिसोम्स दोनों के ऊपर ही मेम्ब्रेन होती है, यानी ये बिना मेम्ब्रेन वाले नहीं होते, और दोनों के ऊपर ही सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है। यानी अभी तक जो आपने सेल ऑर्गेनल पढ़े थे उनके ऊपर या तो कोई मेम्ब्रेन थी नहीं, और थी तो डबल लेयर मेम्ब्रेन थी। वैक्यूल और पेरोक्सिसोम्स दोनों के ऊपर ही सिंगल लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेम्ब्रेन है बट एक ही लेयर वाली मेम्ब्रेन है, डबल लेयर नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो वैक्यूल्स क्या हैं। अब वैक्यूल्स की बात अगर मैं तुम्हें बता दूं, वैक्यूल्स प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, अगर मेरे पास प्लांट सेल की मैं बात कर रहा हूँ तो प्लांट सेल का वैक्यूल बिगर साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है। और जो एनिमल सेल्स होती हैं, कुछ एनिमल सेल में होता है, कुछ में नहीं होता, और जिनमें होता है तो ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर सिंगल, एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। तो ऐसा मत नहीं बोलना कभी भी कि वैक्यूल एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, नहीं, एनिमल सेल में भी हो सकते हैं, होंगे तो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि ये काफ़ी जगह पे प्लांट सेल के अंदर घेर लेते हैं। देखो ये तुम्हें एक प्लांट सेल नजर आ रही है, बनाना नहीं है ये वाला डायग्राम आपको, ठीक है अभी बस देख लो। इस प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल तुम्हें नजर आ रहा है। ये वैक्यूल के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस साइड में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, गोल्जी एपरेटस नजर आ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आसपास लगी हुई होती हैं। अब देखो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगई, फंगई के अंदर भी होते हैं, और कुछ एनिमल और बैक्टीरियल सेल के अंदर भी वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, देखना मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इनके चारों तरफ ही जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है ना, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नॉन एज टोनोप्लास्ट। इन वैक्यूल के अंदर कुछ फ्लूइड्स भरे हुए होते हैं, स्पेशली वाटर है, प्रोटीन्स हैं, तो एक तरह स्टोरेज का काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे फ्लूइड्स इनके अंदर भरे हुए होते हैं, बैग की तरह होते हैं, बड़े बड़े से बैग हैं, उनमें सामान भरा हुआ है। ठीक है, टोनोप्लास्ट इज ऑल्सो सेमी परमिएबल जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन। जैसे जो चारों तरफ की सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल थी या सेमी परमिएबल थी, इसी तरह से बिल्कुल टोनोप्लास्ट भी हमारे पास सेमी परमिएबल होती है। तो टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। वैक्यूल प्लांट में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। बड़ा वैक्यूल कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में बड़ा वैक्यूल नहीं होता। ठीक है, चलो वैक्यूल्स आर फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। मतलब इसके अंदर जो ये भरा हुआ है ना सब कुछ, इसको क्या बोला हुआ है, इसको इन्होंने सेल सैप बोला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो सब यहाँ पे घुला हुआ होता है। ठीक है, इस बड़े से वैक्यूल के अंदर बीच में एक स्पेस है, खाली स्पेस में नजर आ रही है, इसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, और आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसको आप नोट करोगे। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बनाना है आपको यहाँ पे। फंक्शंस क्या है इसके, वैक्यूल्स हेल्प प्लांट सेल्स टू रिमेन रिजिड। वैक्यूल्स की वजह से प्लांट सेल रिजिड यानी स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। और साथ में एक वर्ड और मेंशन कर लेना, टर्जिड। टर्जिड का मतलब फूली हुई, है ना। प्लांट सेल्स सूखी सूखी सी नहीं लगेंगी, वो थोड़ी सी स्वेलो लगेंगी, फूली हुई लगेंगी, उसको क्या बोलते हैं, टर्जिड बोलते हैं। टर्जिडिटी भी होती है इनमें, रिजिडिटी भी होती है, दोनों की दोनों किसकी वजह से होंगी, वैक्यूल की वजह से होंगी। प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं थोड़ी सी, और उनको फुला हुआ बनाए रखते हैं। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इन वैक्यूल के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट भी स्टोर रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो प्लांट यहाँ से ले लेता है। इसके अलावा काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर करके अपने पास रखता है, और उनको बाद में सेल से बाहर निकालने में हेल्प करता है। दे हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। एक प्रोसेस होता है ओस्मो रेगुलेशन, मतलब सेल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए उसको मेंटेन करना, क्योंकि अगर सेल के अंदर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो सेल फट सकती है। तो वैक्यूल्स क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर का बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है बर्स्ट आउट नहीं हो पाती है। सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, और ये उसमें हेल्प करते हैं। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है वैक्यूल्स का, कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। प्लांट का जो सेल होता है उसको ये टर्जिड और रिजिड बनाए रखते हैं, और फाइनली न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, वैक्यूल के फंक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार, तो उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ईजी से इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है बच्चों, चलो
अब बात आती है पेरोक्सिसोम्स की। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार अगर पूछ लिया जाए तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पेरोक्सिसोम्स होते क्या हैं। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। देखो वैक्यूल्स भी दोनों में प्रेजेंट हैं, पेरोक्सिसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्लांट सेल की बात कर लो चाहे एनिमल सेल की बात कर लो। आपको एक सेल दिखाई दे रही है, एक एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के अंदर अगर हम बात करें, सॉरी एनिमल सेल के प्लांट सेल जैसी है, सेल वॉल भी यहाँ पे, तो ये प्लांट सेल है। तो यहाँ पे हमारे पास पेरोक्सिसोम्स में नजर आ रहे हैं। ये जो तुम्हें सोम्स ने पेरोक्सिसोम से कुछ इस शेप के होते हैं। ये जो हमारा लिवर होते हैं और जो किडनी के सेल्स होते हैं उनमें तो बहुत सारे पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और ये एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होती हैं, या तो ये गोल होती हैं बिल्कुल, या फिर ये ओवल शेप के हो सकते हैं। तो ओवल शेप भी होती है या इनकी राउंडेड शेप भी हो सकती है। और इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है। आप सोचो ज़रा, जैसे लाइसोसोम्स पढ़े थे, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे जो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करा सकते हैं। इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये डायग्राम तो बनाओगे नहीं, तो पूरा सेल का है, हमें तो सिर्फ पेरोक्सिसोम का बनाना है, तो आगे आएगा आपको। तो ये वाला डायग्राम होता है एक सिंगल पेरोक्सिसोम्स, ऐसे दिखने में दिखाई देता है। तो ये पेरोक्सिसोम का डायग्राम है, आप ऐसे बनाओगे इसको। तो इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर होती है, अंदर एक और पार्ट होता है, ये भी पूरा प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन कोर बोलते हैं। ये थोड़ी सी इस तरह की होती है दिखने में। तो लिखा हुआ है ए डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन कोर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर विच इज अ प्रोटीन। तो बाकी सारी जगह से ये हटी हुई है, ये इस तरह से सेंटर में इकट्ठा होकर बैठी हुई होती है। इसको हम क्रिस्टलाइन कोर बोलते हैं। और जो पूरा डायग्राम किस चीज़ का है? ये पूरा डायग्राम एक पेरोक्सिसोम का है। सबसे ज़्यादा पेरोक्सिसोम्स कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? लिवर सेल्स में और किडनी सेल्स के अंदर। क्या करते हैं ये? पेरोक्सिसोम्स कंटेन मैनी पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। सो दे आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। तो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में, फैटी एसिड्स के फॉर्मेशन में, इसके अलावा जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले सब्सटेंस होते हैं बॉडी से, उनको बाहर करने में, उन सब में ये हेल्प करते हैं पेरोक्सिसोम्स। इसका एक और काम क्या है? दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। सेल से जहरीले सब्सटेंस को निकालने में ये हेल्प करते हैं। जैसे SER आपने पढ़ा होगा ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो टॉक्सिक सब्सटेंस को वो भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो उसके साथ साथ पेरोक्सिसोम्स भी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने के लिए हेल्प करते हैं। और किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं? अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और टॉक्सिन। ये टॉक्सिन यही टॉक्सिक सब्सटेंस जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं। तो ये काम पेरोक्सिसोम्स का होता है। और ये पेरोक्सिसोम्स सिंगल लेयर वाले सेल ऑर्गेनल हैं। प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जिस वजह से ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर सकते हैं इन सारे केमिकल्स की। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात पेरोक्सिसोम्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरोक्सिसोम्स नहीं होता, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो द बेसिक रूल्स। ओके, तो ये डायग्राम आप पेरोक्सिसोम्स का बना लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जो स्टोरी है सारी की सारी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पूरा का पूरा सेल उसमें बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो उस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देख के बैठना। लगभग 7 या 8 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। उसमें आपको सारी क्लैरिटी 3 डायमेंशन में समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली सेल के अंदर हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपने 1-2 MCQ जो बचे हुए हैं उस पर आएंगे। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are 2 broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ.
Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself.
The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखो ये वीडियो इतनी बेस्ट है कि अगर आपने पहले के सारे लेक्चर कवर किए हुए हैं तो सब कुछ जितना भी है, किसकी वर्किंग किस तरह से 3D में होती है, बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ इस वीडियो में दिखाया हुआ है। चाहे एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लेना, कोई इशू नहीं है। सारे सेल ऑर्गेनल की वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से एक एक बात उसमें उन्होंने कवर अप कर रखी है। ठीक है, तो चलो अपने को MCQ पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जिसके सिंगल मेम्ब्रेन होती है? प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड पे तो डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये तो गलत हो गया। लाइसोसोम्स डबल मेम्ब्रेन होती है, नहीं, गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, गलत हो गया। वैक्यूल, हाँ, वैक्यूल्स और पैरोक्सिसोम्स दो ऐसी चीज़ें पढ़ाई थी जिन पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैक्यूल आंसर आएगा। वैक्यूल की जो एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, होमवर्क से एक क्वेश्चन आपके लिए, नेम एनी सेल ऑर्गेनल विच इज़ नॉन मेम्ब्रेनस। एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम लिखना है जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और आप बहुत अच्छे से नाम जानते हो, तो ये होमवर्क से अटैम्प्ट करोगे। क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। तो यहाँ तक हमारे टोटल 12 लेक्चर्स कवर अप हो गए हैं। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर और आएगा जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कवर अप करेंगे। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स जितने भी थे, एक हमारे पास सेंट्रोसोम्स और है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी ज़रूरी बातें थी उसके बारे में मैंने आपको जब क्रोमोसोम्स पढ़ाए थे वहाँ पढ़ा दिया था, तो आपको इसके अलावा और कोई सेल ऑर्गेनल कवर अप नहीं करना है। सारे मैंने कवर करा दिए। लास्ट में बस हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे एट लास्ट में। तो 13th लेक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो।